नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को संकल्प को पूरा करने के लिए यूपी फॉर यूपी और यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर द वर्ल्ड की संकल्पना को लेकर सरकार कार्य योजना इस पर बना रही है। और सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार पीएम के नेतृत्व में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर तैयार है। और वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि विपक्ष की बैठक एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि एक अच्छी पहल है और बैठक में जो भी तय हो उसके बाद बसपा, लोकदल और सुभाषपा जैसी पार्टियों को साथ लेकर चलने की पहल ये होनी चाहिए। सभी दलों को मिलकर मायावती को यह समझना चाहिए, अगर वो नहीं मानती हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाएं। अच्छी पहल है। लंबे समय से प्रयास हो रहा था कि सब लोग एक साथ बैठे, आज एक साथ बैठ रहे हैं तो बैठ कर के एक निर्णय पर जाएं कि अब हम लोग जिस काम का बीड़ा उठाए हैं, हम लोग जो आपसी पार्टियों की कटुता रही है, भाई कोई न कोई अलग अलग सबके दिमाग में रही है, उसको कटुता को हटा करके और जो साथी वहाँ पहुँचे हैं उसके अलावा जो लोग वहाँ जिनको नहीं बुलाया गया या नहीं पहुँचे हैं उनको भी साथ लेने का प्रयास हो। उनके ऊपर से आप एक नाम काफ़ी प्रमुखता से लेते रहे हैं, वो है बीएसपी और मायावती जी का नाम, वो इसमें नहीं शामिल हो रही। हालांकि उन्होंने कल ट्वीट भी किया। कुछ और भी दल हैं, क्या वजह है कि वो शामिल भी नहीं हो रही और इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं? नहीं, देखिए, पहल तो आज अच्छी है। अब वहाँ जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोकदल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तो उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। मनमानी बात होगी तो कैसे मनमानी बात होगी? सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं। सभी दल के लोग सीबीडीआई से डर से गोलियां रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यूसीसी को लेकर सवाल इस पर उठा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर धर्म का अपना पर्सनल बोर्ड है और बदलाव ठीक नहीं है। रिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम कम्युनिटीज़ इस बात की कोशिश करती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और पूरी मजहबी आज़ादी दी है। और मजहबी आज़ादी हर हिंदुस्तानी शहरी का फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 30 इस बात की मज़ीद ज़मानत देते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज़ को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। और इसी के साथ साथ हम लोग इस बात को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि अपने मुल्क में हर 2 से 300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन और कस्टम्स बदल जाते हैं और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्रेडिशन और कस्टम्स की भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। फिर जो सबसे बड़ा सवाल ये है वो ये कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ख़ासकर त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, फिर जो ट्राइबल्स के अपने कस्टम और ट्रेडिशंस हैं और जिसकी की ज़मानत और स्पेशल प्रोविजंस बाकायदा अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अब सिलेबस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो महापुरुषों की जीवनी के बारे में अब तक पढ़ाया जाता था उसमें अब सावरकर के नाम को भी ऐड ऑन करने की बात सामने आ रही है। लेकिन इसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बच्चों को ये किस तरह से आगे उनको मार्गदर्शन करवाया जाएगा महापुरुषों के नाम पर।
देखिए जो जी। आज सामने निकल कर आया है कि जो सीबीएस जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसके 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में इस तरह का पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी और साथ ही 10वीं और 12वीं के जो अंकपत्र होंगे उसमें इनके नंबर भी जुड़ के मिलेंगे। यानी कि आप बच्चे पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन जब उनके नंबर की बात आएगी तो वो जरूरी उसको पढ़ेंगे। इसमें सावरकर ही नहीं 50 और महापुरुष ऐसे जोड़े गए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको भी पढ़ना है, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी है, महावीर जैन है, पंडित मदन मोहन मालवीय है, अरविंद घोष है, राजा राम मोहन राय है, सरोजिनी नायडू, नाना साहब की जीवनी, ये सभी लोग हैं। करीब 50 ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जीवनियों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन राजनीति की बात की जाए तो काफी आज हंगामा रहा है इस खबर के बाद। कई ऐसे जो बड़े नेता हैं इन्होंने इस पर कटाक्ष किया है। सुबह शिवपाल सिंह यादव ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि संविधान की जो परिभाषा पढ़ाई जाती है उसमें से राष्ट्रवाद का शब्द हटा दिया गया है और राष्ट्रवाद में से समाजवाद का शब्द हटा दिया गया है। यानी संविधान की जो परिकल्पना की जाती है उसमें बिना समाजवाद के नहीं की जा सकती। तो उन्होंने भी किताबों में समाजवाद का जिक्र करने की मांग की। दोपहर में खबर आती है कि उन्होंने फिर एक अब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसने इस तरह का सावरकर को सिलेबस के तौर पर जोड़ दिया है। अभी कुछ देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बंटवारे के सूत्रधार थे। अब इनको आप पढ़ाकर बच्चों में क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी इस लड़ाई में कूद गए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसे कई नाम थे, अगर इनको ही शामिल करना है तो फिर मुस्लिम लीग को शामिल क्यों नहीं करते हैं? तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में ये भी एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा भी होगी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे कि गांधी को चुनना है या फिर सावरकर को। जी बिल्कुल तौकीर किदवई, लेकिन जिस तरह से अब महापुरुषों के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है, आप बता रहे हैं कि सावरकर के साथ साथ 50 ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जीवन के बारे में, जिनकी जीवनी के बारे में छात्र पढ़ेंगे और ये कंपलसरी भी है, यानी कि इसमें पास होना, नंबर इसके ऐड ऑन होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब इस पर जो राजनीति हो रही है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो छात्रों को है। कोई इसके बारे में अच्छी बात बता रहा है, उनके प्लस पॉइंट गिना रहा है, तो कोई कह रहा है कि भैया इनका कोई इतना बड़ा योगदान नहीं है। छात्रों को किस डायरेक्शन की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये डिलेमा की स्थिति जरूर है छात्रों के लिए कि आखिर देखिए अभी तक एजुकेशन के मॉडल को अगर आप समझेंगे तो सब्जेक्ट्स वाइज बच्चे तय करते थे कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता था, कभी हिस्ट्री में कुछ बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ फिजिक्स में रखते हैं, कुछ मैथ में रखते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट में मार्किंग की जाए कि अगर आप इस जीवनी को पढ़ेंगे और उसके आंसर देंगे या एक सब्जेक्ट के तौर पर जोड़ा जाएगा तो जाहिर तौर पर सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित जरूर होंगे, क्योंकि बात नंबर की है और सभी लोग नंबर के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं कि नंबर अच्छे आए। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में इसको पढ़ना उनके लिए जरूरी हो जाएगा। फिलहाल मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह के सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो उसे कंडीशनल ना रखा जाए, अगर बच्चे पढ़ना चाहे तो पढ़े, ना पढ़ना चाहे तो उनकी मर्जी। लेकिन जिस तरह से उसको जोड़ा गया है तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी मार्किंग की जाएगी, यानी कि आपके मार्कशीट में नंबर जुड़ के आएंगे। तो फिलहाल आने वाले समय में यह जरूर एक विषय बनेगा और चर्चा का विषय बनेगा और बहस का भी विषय है कि आखिर इस तरह के जो वीर पुरुष हैं अगर उनको जोड़ा जा रहा है तो उसमें वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विपक्षियों को पढ़ना है अब उनपे, क्योंकि देखिए कई माध्यम में पढ़ाई किया, कई किताबें हैं, पुरानी इतिहास से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिसको अगर आप खंगालेंगे तो आपको सावरकर के बारे में भी जानकारी होगी और गांधी के बारे में भी जानकारी होगी कि आखिर उस समय की जब आजादी की लड़ाई थी तो किसका क्या भूमिका थी, किसने क्या योगदान दिया है। तो कई ऐसे पहलू हैं जिनको इन किताबों के हटकर भी जानकारी जुटाई जा सकती है, लेकिन इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप शहीदों के नाम जरूर जोड़ देते हैं इसमें, कुछ जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। जैसे कई प्रवक्ता भी कह रहे हैं इस बात को कि उनके ऊपर जीवनी होना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना से, सुबह की प्रार्थना से शुरुआत होनी चाहिए। तो विपक्ष को भी इस तरह से सुना जाना चाहिए कि अगर जो महापुरुष रहे हैं और जिन्होंने योगदान दिया है आजादी की लड़ाई में, खासकर ऐसे लोगों को पढ़ाई से जोड़ना मेरे ख्याल से बहुत बेहतर कदम होगा, चाहे वो सावरकर हो और फिर चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, सभी को जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं वाराणसी पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया है। रविंद्र जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी से सांसद बने हैं, इन 9 सालों में पूरे वाराणसी का ऐतिहासिक विकास ये किया गया। वाराणसी की ही बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष का विकास किया गया है। पहले कुछ ऐसी परंपरा थी कि कुछ तथाकथित नेताओं के पास 12 जिले होते थे और विकास करने के लिए प्रदेश की सरकार संपूर्ण देश का विकास कर रही है। वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। माननीय मोदी जी 14 में यहाँ सांसद बने
9 साल के अंदर पूरे वाराणसी लोकसभा का ऐतिहासिक विकास किया गया। लगभग 18,000 करोड़ के परियोजनाएं जिनका कि जनता के लिए समर्पित हो गया है। लगभग 9,000 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हुआ है, वो काम चल रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 26,000 करोड़ रुपए से वाराणसी का विकास किया गया। और वहीं बरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने पटना में हो रही विपक्ष की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का जो नेता होगा वो कांग्रेस का नेता होगा। वहीं राहुल गांधी के पीएम होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने यह भी कहा है कि बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना ही होगा। और आचार्य कृष्ण ने आदिपुरुष फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिपुरुष को सीएम योगी को प्रदेश में बैन कर देना चाहिए। साथ ही फिल्म निर्माता एवं फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को भी देश से माफी मांगनी चाहिए। इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। विपक्ष का दूल्हा जो भी होगा कांग्रेस का नेता होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में बीजेपी को अगर हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। बिना कांग्रेस के विपक्ष को मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। ये तो कहने सुनने की बातें सब चलता है। वो भी देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा कितनी सीटें आएंगी। देश के हित में जो कानून आएगा उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन पहले मसौदा तैयार तो हो। ये सब चर्चाएं हैं, अभी वक्त आने दो। अभी 2024 दूर है, हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। भारत को भारत रहने दो। और वहीं मुजफ्फरनगर में किसानों ने शुगर मिल के गन्ना विभाग में तालाबंदी की। अब दरअसल मामला यह है, 25 दिनों से किसाने जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई, जिसको लेकर किसानों ने शुगर मिल के गन्ना विभाग में ताला लगा दिया है। आपको बता दें कि किसानों के 325 करोड़ रुपए बकाया हैं, लेकिन किसानों का भुगतान अब तक नहीं हो पाया। तो किसान अपने बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन ये कर रहे हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब तक उनका जो भुगतान है वो नहीं हो पाया है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, 25 दिनों से धरने पर बैठे हैं ये किसान, और किसानों का प्रदर्शन शुगर मिल पर उन्होंने ताला लगा दिया है। तो चलिए अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। सहारनपुर में चलती कार बनी आग का गोला, 2 युवकों ने कार से कूदकर बचाए जान। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। चित्रकूट में हनुमान धारा में बाहरी पर्यटकों से स्थानीय ठेकेदारों ने की जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी। बदायूं में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से हुई एक व्यक्ति की मौत। तहसील में न्याय पाने के लिए भटक रहा था बुजुर्ग, कार्रवाई ना होने के चलते उठाया कदम। चंदौली में राष्ट्रीय पक्षी के साथ क्रूरता, मोर के पैर बांधता दिखा एक युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जंगल में युवक विभाग ने युवक को गिरफ्तार किया। रायबरेली में युवक ने महिला को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। आजमगढ़ कोर्ट में पेश हुए माफिया ध्रुव सिंह, हत्या लूट के मामले दर्ज हैं। जिला कासगंज जेल में बंद है माफिया कुंटू सिंह। बिजनौर में गुलदार का आतंक, हमले में 2 दिन में 2 लोगों की मौत की खबर। इलाके में दहशत का माहौल। झांसी में पहली बारिश ने खोली है प्रशासन के दावों की पोल। जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आया, प्लान को मजबूर हुए लोग। बांदा में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं ग्रामीण। गांव की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। अधिकारियों से कर रहे हैं मांगों को पूरा करने की मांग। फतेहपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने मां और बेटी पर किया हमला। मां बेटी हुए घायल, अस्पताल में इलाज जारी। बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते 35 वर्षीय युवक की हत्या। महिला के परिजनों ने युवक की हत्या की है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी है भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अलीगढ़ में सिलेंडर फटने से गिरा है मकान। हादसे में एक व्यक्ति हुआ घायल, अस्पताल में इलाज जारी। अमेठी में ट्रेन हादसे में एक की मौत। ट्रेन से कटकर हुई अधेड़ की मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में गर्मी में अंधाधुंध बिजली कटौती। शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समस्या का समाधान, लोगों में आक्रोश। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े अधेड़ व्यक्ति को मारी गई गोली। अस्पताल में इलाज जारी। इटावा में अंधाधुंध बिजली कटौती से लोग परेशान। सिर्फ 6 घंटे मिल रही है लोगों को बिजली। मामले में शिकायत के बावजूद भी अब तक नहीं हुआ समाधान। एटा में विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने मारा छापा। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद। बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए उपभोक्ता।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।